हम लोग टॉपिक वाइज इसको एनालाइज कर लेते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस 2021 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स का आया हुआ था। जैसे यूपी स्पेशल पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 1920, पेपर नंबर 2 में 10वां क्वेश्चन और पेपर नंबर 3 में 14वां और 16वां क्वेश्चन। ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन थे, कुल 6 क्वेश्चन आए हुए थे और 64 मार्क्स से थे। जो यूपी का करंट बेस था वह 4 क्वेश्चन आया हुआ था 40 नंबर का। पेपर 1 में 8वां क्वेश्चन, पेपर 2 में कोई क्वेश्चन करंट बेस नहीं था यूपी से, और पेपर 3 में 6वां 14वां और 16वां जो यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था। अब करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 मेंस का क्वेश्चन पेपर सामान्य अध्ययन के चारों पेपर को हम लोग देखेंगे, और इसके बाद हम लोग 2020 के जितने सामान्य अध्ययन के चारों पेपर हैं उसको देख लेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग 2019 और 2018 के जीएस के चारों पेपर यानी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ को हम लोग एक साथ देख लेंगे। इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य है मेरा बनाने का कि जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खास करके यूपी पीसीएस की, उनको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। और इसके बाद हम एक एनालिसिस की वीडियो लाएंगे कि क्वेश्चन वाइज या टॉपिक वाइज किस वर्ष में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस बेसिस पे हम बहुत बेहतर ढंग से जान जाएंगे कि क्या पेपर फर्स्ट में आ रहा है, क्या पेपर सेकंड में आ रहा है, और सिलेबस को हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए देखते हैं पेपर फर्स्ट, जिसमें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी जैसे सेक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसमें जो समय मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है, और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 200 मार्क्स का, और यह हमारे फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स जुड़ते हैं। पहला इंस्ट्रक्शंस है कि कुल 20 मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन ए में 10 मार्क्स जो कि 60 आंसर्ड हैं, 60 टाइप आंसर्ड क्वेश्चन है, और ये 125 वर्ड में लिखने होते हैं। सेक्शन बी में कुल 10 क्वेश्चन होंगे जिसको हमें 200 वर्ड में लिखने होते हैं, और इसमें जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं सबको हमें करना अनिवार्य है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसको हमें ऐसे करना होगा कि यह पेपर हमारा न छूटे। पूरे 3 घंटे को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और माना जाता है कि जो 60 आंसर है यानी जो सेक्शन ए है, एक क्वेश्चन को 6.5 से 7 मिनट में कंप्लीट कर लेना। किसी भी हाल में 6.5 से 7 मिनट कंप्लीट करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दूसरा क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बहुत बेहतर ढंग से आते हैं उनको हम 8 मिनट में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें नहीं आते होंगे उनको हम 60 में ही लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडियन मेंशन इन द वैदिक लिटरेचर। यह 8 नंबर का है, 125 वर्ड में लिखना है। तो यानी इसका उत्तर हमें 6.5 से 7 मिनट के अंदर दे देना है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑफ उत्तर प्रदेश इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यह फ्रीडम स्ट्रगल का क्वेश्चन है मॉडर्न से, और जो कि यूपी से रिलेट कर दिया गया। तो ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन बन जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन ये बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सेक्शन ए का। औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज नॉट ओनली द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बट आल्सो सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन दैट चेंज द वे पीपुल लिव। कमेंट। तो यह क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का भी है और सोसाइटी से रिलेट करके यह क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं का विवेचना कीजिए। डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। जो इंडियन के कल्चरल हेरिटेज हैं उनको हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करके इसको लिखना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथककरणीय हैं? व्याख्या कीजिए। डू यू एग्री दैट अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इनसेपरेबल? एक्सप्लेन। तो यह बेसिक अगर देखा जाए तो दिल्ली का जो स्लम है और जो मुंबई का स्लम है, तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है, और प्रत्येक वर्ष अर्बनाइजेशन पे और इसके प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ये 60 आंसर हो यानी 8 मार्क्स का हो या 12 मार्क्स का हो। सिक्स क्वेश्चन है, परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। एग्जामिन हाउ रीजनलिज्म अफेक्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। यह सोसाइटी के सेक्शन से क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन यूपी स्पेशल है, उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख
औद्योगिक केंद्रों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन इंडस्ट्रीज एंड द मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द उत्तर प्रदेश। ये यूपी स्पेशल से इकोनॉमी से क्वेश्चन है, खास करके कानपुर है, उन्नाव है, जितने औद्योगिक सेंटर हैं, लखनऊ है, उसको हम यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना होगा। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिक पर्यटन सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इलस्ट्रेट द मेजर फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह यूपी स्पेशल से और खास करके इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। यह दोनों को एक साथ क्लब करके पूछा हुआ है, क्योंकि ये टूरिज्म बेसिक जो है पर्यटन सर्किट है, ये टूरिज्म से भी रिलेटेड है और यूपी में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन टूरिज्म पे आता ही आता है। जल संकट क्या है, यह भी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त सुझाव समझाइए। व्हाट इज वाटर क्राइसिस, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। 10वां क्वेश्चन और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रवृत्त रूपों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट इन द गैंगेटिक प्लेन, यानी गंगा के किनारे कौन कौन से रूरल सेटलमेंट हैं, कौन कौन से गांव हैं, इस तरह से, यानी कैसे वह बसे हुए हैं, इसको हमें कहना, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सेक्शन बी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और यह 200 वर्ड में हमें लिखने होते हैं, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और यह हमें लगभग 10 से 11 मिनट में एक क्वेश्चन को अगर हम लिखें तो हमें लास्ट में रिव्यू करने का भी टाइम मिल जाता है। पहला 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। थ्रो द लाइट ऑन डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। अब यह क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और खास करके गुप्त पीरियड, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यह दोनों को कोरिलेट करके हमें लिखना है। 12वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया है और वर्णन कीजिए। यह मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो इंडियन रेनेसेंस है, जो सामाजिक पुनरुद्धार आंदोलन होते हैं। हाउ डिड द इंडियन रेनेसेंस मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, डिस्क्राइब। 13th क्वेश्चन, बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द बाल्कन क्राइसिस, व्हाट वाज इट्स रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यह वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। 14 समावेशी विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्हाई सोशल इंपावरमेंट ऑफ द वुमन इज नेसेसरी फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एलैबोरेट इन डिटेल। यह क्वेश्चन वुमन से भी रिलेटेड है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है और वुमन इंपावरमेंट जो सोसाइटी से भी रिलेटेड है, यानी सोसाइटी के सेक्शन से क्वेश्चन है और वुमन से रिलेटेड और सोशल से एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष आता है, चाहे वो 12 मार्कर हो या 8 मार्कर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमेशा आता है, ग्लोबलाइजेशन, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण को प्रभावित कीजिए। भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एसेस इट्स इंपैक्ट ऑन रूरल सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये भी सोसाइटी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन को आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का और इसका प्रभाव क्या है, जो हमारा रूरल सोसाइटी है यानी जो ग्रामीण संरचना है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। 16 क्वेश्चन, जनसंख्या पे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष आता है, चाहे वो 8 मार्क्स का हो या 12 मार्क्स का हो। भारत की जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। हाईलाइट द सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, सजेस्ट सम मेजर्स फॉर द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में जो यूपी का पॉपुलेशन पॉलिसी था वो आया था और खासकर यूपी का पॉपुलेशन पॉलिसी आया, इसीलिए भारत की जनसंख्या नीति पे क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी करंट में चलते रहते हैं टॉपिक्स, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। एग्जामिन द नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड डिस्कस द सोशल इंप्लीकेशन ऑफ फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। यह नगरीकरण से रिलेटेड, यह भी भूगोल का क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से है, चक्रवात क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज साइक्लोन, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, इससे एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता रहता है और ये जितने क्वेश्चन हैं, यह जो सिलेबस का टॉपिक दिया है सिर्फ उसी टॉपिक से उठा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम एक टॉपिक को लेके अपना एक शॉर्ट नोट बना लें एक एक पेज का, तो काफ़ी आसानी से हम इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं, निश्चित रूप से दे सकते हैं। और 19th क्वेश्चन यूपी स्पेशल है। उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए तथा इसके लिए उत्तरदायी कारकों की भी पहचान कीजिए। डिस्क्राइब द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश अफेक्टेड बाय सोशल इरोजन एंड आल्सो आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उत्तर प्रदेश और ये मृदा से संबंधित है, खासकर ज्योग्राफी। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ें
तो जो सेक्शन है उसको ज्योग्राफी को हमें यूपी से भी रिलेट करके पढ़ना है, हिस्ट्री को यूपी से रिलेट करके पढ़ना है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का यूपी से क्वेश्चन रिलेट करके आ गया है और ज्योग्राफी का यूपी से रिलेटेड। यूपी से जो मृदा है और जो सिंचाई है, यह निश्चित रूप से सिंचाई का क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आ रहा है प्रत्येक वर्ष। जो 20th क्वेश्चन है यह भी यूपी स्पेशल है, जो सिंचाई से उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। What are the mean of irrigation in उत्तर प्रदेश? Discuss the role of irrigation in agriculture development. अब हम देखें अगर तो कृषि से रिलेटेड एक क्वेश्चन, कृषि हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, ये टेक्नोलॉजी हुआ कृषि में, तो इससे रिलेटेड चाहे पेपर 3 में, पेपर 1 में कहीं कहीं एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आ रहा है, क्योंकि अभी जो कृषि से रिलेटेड एक आंदोलन भी हुआ था, तो ये तो जायज सी बात है कि कृषि से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये रहा पेपर फर्स्ट। अब हम लोग जीएस का पेपर सेकंड देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन पेपर यानी जीएस यूपी पीसीएस 2021 मेंस का पेपर 1, 2, 3, 4 देखने से पहले हम सबसे पहले ये देख लें कि किस टॉपिक से किस पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आया हुआ था। इसको देख लेंगे तो हमें फिर आगे बोरिंग नहीं लगेगा और हम उसके बाद हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेंगे और इससे कोरिलेट कर लेंगे कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग पहले इसका एनालिसिस ही देख लेते हैं, उसके बाद पूरे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 2021 में किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर है और कितने क्वेश्चन आए थे, कितने मार्क्स के थे। तो इस तरह से पहला हम लिए हैं यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल में 2021 के पेपर में इसमें तीनों पेपर में यूपी स्पेशल आया हुआ था। पेपर 1 में 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 19 और 20। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 10, पेपर 3 में 14 और 16 क्वेश्चन नंबर। इस तरह से कुल 6 क्वेश्चन आए थे यूपी स्पेशल, जो करंट अफेयर्स से अलग थे और 64 मार्क्स के थे। और अगला देख लेते हैं यूपी स्पेशल जो आया था करंट अफेयर्स, सिर्फ जो यूपी से करंट अफेयर्स था उसमें पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 8वां, पेपर 2 में कोई करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं था यूपी से, पेपर 3 में जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स था क्वेश्चन नंबर 6, 14 और 16। इस तरह से यूपी करंट का स्पेशल था 4 क्वेश्चन जो 40 नंबर के होते हैं। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जो कि करंट अफेयर्स का। अगर हम करंट अफेयर्स चाहे न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं या किसी मैगजीन से अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है सबसे पहले हम देख लें। जो पेपर 2 है इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे नेबर्स और जो वर्ल्ड में चल रही हैं ये सब सारी चीज़ें, या जो नेशनल लेवल पे है जो स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें कवर हो जाती हैं। साइंस टेक हो जाता है, इन्वायरमेंट हो जाता है, तो ये करंट अफेयर्स में आता है। इस तरह से अगर हम देखें सिर्फ हम अगर करंट अफेयर्स पढ़े हों या न्यूज़पेपर पढ़े हों तो इन तीनों पेपर में से हम कितने क्वेश्चन कर सकते थे और कितने मार्क्स के हम अटेम्प्ट कर सकते थे सिर्फ करंट अफेयर्स के बेस पे। तो ये है पेपर 1 में 9वां और 16वां क्वेश्चन, पेपर 2 में 3, 8, 9, 13, 18, 19, 20। यानी जो पेपर 2 था इसमें से कुल 7 क्वेश्चन 20 में से सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड थे, यानी जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी था, गवर्नेंस भी था। और पेपर 3 में कुल जो है 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर्स बेस्ड थे 20 में से, यानी जो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से कर सकते हैं। पेपर क्वेश्चन नंबर 1, 4, 10, 11, 13, 15, 17, 12, 20। अभी जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे पेपर 3rd और 2 और 1st, तो इस तरह से हम उसको कोरिलेट कर लेंगे, यानी पेपर पहले में कौन सा करंट अफेयर्स का था। तो टोटल 17 क्वेश्चन थे इस बार करंट अफेयर से और कुल 176 नंबर। तो अगर हम यूपी का करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को जोड़ दें तो कुल 21 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 216 मार्क्स के हैं, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के बेसिस पे इसका उत्तर दे सकते थे और अच्छे मार्क्स हमें मिल सकते थे, जो कि अगर हम कोई न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर न भी पढ़ें तो दृष्टि या विजन का जो मैगजीन है उसको पढ़ के हम पा सकते थे। 4th टॉपिक है जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं हमेशा निश्चित रूप से, ये प्रत्येक वर्ष आती हैं। तो इस बार पेपर नंबर 2 में एक मनरेगा आया हुआ था जो क्वेश्चन नंबर 13 था। पेपर 3 में कुल 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें स्कीम पूछी गई थी, हम देख सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाती है। अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 13 और 14 पेपर 3 के 4 क्वेश्चन थे जो 44 नंबर के होते हैं। 5th में ये भी करंट अफेयर्स से हमारा कवर हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन और नेबरहुड, यानी पड़ोसी देश जो होते हैं। पेपर 2 का कुल 4 क्वेश्चन, यानी 8वां, 9वां, 19वां और 20वां 4 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं। साइंस एंड टेक जो है ये भी पेपर 3 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 11वां और 20वां हम करंट अफेयर्स से कर सकते थे जिसमें साइबर डोम पूछा हुआ था और
2 क्वेश्चन, ये 14 नंबर के होते हैं, जो 12-12 नंबर के एक क्वेश्चन। सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम हुआ, न्यूक्लियर डिटरेंस हुआ, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जो आए हुए थे, ये पेपर 3 में ही सिर्फ आता है। 9वां, 10वां, 12वां, 18वां, 19वां, 20वां, यानी कुल 6 क्वेश्चन आए हुए थे 64 नंबर के साइबर सिक्योरिटी से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से हो जाता है। और अभी हम लोग लास्ट में देखते हैं कि क्या प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, किस क्वेश्चन से कितने मार्क्स के प्रत्येक वर्ष आते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8वां टॉपिक जो था इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से कौन से क्वेश्चन थे? पेपर नंबर 3 में 8वां और 9वां क्वेश्चन था। पेपर 1 में भी आया था, जो लेकिन करंट बेस पे था, जैसे वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड था, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो इसे 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से 16 नंबर के थे। नीति आयोग और एसडीजी से इस बार एक क्वेश्चन था। नीति आयोग से क्वेश्चन नहीं था, एसडीजी से रिलेटेड था, जो 8 नंबर का था। एलपीजी यानी लिक्विडेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका डेफिनीशन और इसका प्रभाव क्या होता है। तो इसमें 2, यानी पेपर फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन था जो 15वां था, पेपर 3 में दूसरा क्वेश्चन था। कुल 2 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे गए थे। इकोनॉमी से पेपर 3 में इकोनॉमी आता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 17 2 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे गए थे। स्टेट के बजट से पेपर 3 में एक क्वेश्चन था, जो कि लगभग बजट अगर हम पढ़े हुए हैं तो उसे कर सकते थे, जो 14वां क्वेश्चन था, और यह 12 नंबर का क्वेश्चन होता था। यहाँ हमने लिखा नहीं है, 14वां क्वेश्चन एक था पेपर 3 में स्टेट के बजट से, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी से पेपर 3 में ही 2 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें कि यह 20 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है। पॉवर्टी और गरीबी, यानी जो गरीबी और भुखमरी है, गरीबी और भुखमरी से पेपर 2 में जो तीसरा क्वेश्चन आया हुआ था, यानी एक क्वेश्चन 8 नंबर का आया हुआ था। इस तरह से जो 15वां टॉपिक है एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक वर्ष से क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी यह कुल पेपर 1 में 19वां क्वेश्चन, पेपर 3 में 5वां और 7वां, यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो 12 और 16 कुल 28 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग से इस बार। इरिगेशन से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष आ रहा है, इस बार 20, पेपर फर्स्ट में 20वां क्वेश्चन था यूपी के इरिगेशन से रिलेटेड, और यह 12 नंबर का था। पॉपुलेशन से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था। प्रवासी भारतीय से, एनआरआई से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटी से कुल जो है 11 क्वेश्चन आए हुए थे और 108 नंबर का था। तो पॉलिटी अगर हम लक्ष्मीकांत पढ़े हुए हैं तो हम 11 क्वेश्चन ही कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं तो हमारा पॉलिटी का पूरा पेपर हो जाता है। पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16 और 17, कुल ये 11 क्वेश्चन थे जो 108 नंबर के होते हैं। गवर्नेंस से, जो कि हम करंट अफेयर से कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि 20 नंबर का हो जाएगा सिर्फ। और बाकी जो आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन था, जो कि हम न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। वुमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है, इस बार पेपर फर्स्ट में 14वां क्वेश्चन था, जो कि ग्लोबलाइजेशन पूछा हुआ था, उसका इफेक्ट पूछा हुआ था, 12 नंबर का। सोसाइटी, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये जो टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इससे प्रत्येक वर्ष निश्चित रूप से क्वेश्चन आता रहता है। इस बार 2 क्वेश्चन था, पेपर फर्स्ट में 6वां और 15वां क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर का होता है। ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर फर्स्ट में 10वां और 18वां क्वेश्चन था। अगर कहा जाए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट न करें, सिर्फ ज्योग्राफी में क्लब करें, तो ज्योग्राफी लगभग 100 नंबर की या 108 नंबर की प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, लेकिन हमने इसको अर्बनाइजेशन को अलग कर दिया है, इरिगेशन को अलग कर दिया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो कोर ज्योग्राफी है उससे 2 क्वेश्चन था, जो कि एक 8 नंबर का 10वां और 12 नंबर का 18वां था। इस तरह 20 नंबर। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी पेपर फर्स्ट में 5वां और 17वां क्वेश्चन था, जो कि 20 नंबर का हो जाता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन था, पेपर 3 में 8, यह अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है, हर साल नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार एक पूछा गया, और एक बार 2018 12 नंबर का पूछा गया था। मॉडर्न हिस्ट्री से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आते हैं, और इस बार 20 नंबर का, यानी पेपर फर्स्ट में दूसरा क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन जो था वो मॉडर्न हिस्ट्री था। वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रत्येक वर्ष 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा और 13वां पेपर फर्स्ट में, यह 20 नंबर हो गया। आर्ट एंड कल्चर से और एंसेंट और मिडवल अगर सारे को एक साथ कर लें, तो पेपर फर्स्ट में 1, 4 और 11वां क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन आए हुए थे। यह कुल 28 नंबर के क्वेश्चन थे। यह एंसेंट 11वां क्वेश्चन एंसेंट से रिलेटेड था, जो कि गुप्त पीरियड से था। तो इस तरह से अगर हमने देखा, कुल 28 टॉपिक्स जो था, जो टॉपिक वाइज हमने देखा, तो इसके क्वेश्चन कैसे कैसे थे, इस बेसिस पे हम प्रायोरिटी बना सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए पढ़ाई की। तो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हम लास्ट में अभी प्रायोरिटी देख लेंगे। इसके लिए हम एक
वीडियो पूरा बना देंगे कि जो 2018, 2019, 2020 और 2021 के कौन कौन से क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। इसमें भी सेम है इंस्ट्रक्शन। 3 घंटे का पेपर है, 200 नंबर का। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन 125 मार्क्स के लिखने होंगे। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन जो 200 मार्क्स के लिखने होंगे, जो 12 नंबर का होगा, और सभी क्वेश्चन हमें करने हैं। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए के जो 60 क्वेश्चन है। पहला, नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन। यह सिलेबस में एक टॉपिक ही ऐसे सीधे सीधे दिया हुआ और वही क्वेश्चन सीधे आया हुआ है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं, इन्हें प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो ये सिटीजन चार्टर इन इंडिया कुड नॉट बिकम इफेक्टिव, देयर इज अ नीड टू मेक इट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, इवेल्युएट। यह गवर्नेंस का क्वेश्चन है, यानी शासन का। तीसरा, निर्धनता और भूख से जुड़े मुद्दे भारत की चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हाउ द इश्यू रिलेटेड टू द हंगर एंड पॉवर्टी इन इंडिया आर इम्पिंगिंग अपॉन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। यह हम अगर एडिटोरियल पढ़ रहे हैं किसी न्यूज़पेपर का, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, और हिंदी में अगर देखा जाए तो चाहे दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं नेशनल इश्यू, या फिर जनसत्ता को पढ़ सकते हैं नेशनल इश्यू। ये क्वेश्चन सारे हम निश्चित रूप से उसको कर पाएंगे। हमें एडिटोरियल पढ़ के अपना एक नोट्स बना लेना चाहिए, और ये जो टॉपिक दिए हैं, जैसे निर्धनता हुई यानी पावर्टी हुआ, हंगर हुआ, इन सब से एक अगर हम नोट्स बनाते हुए चले, और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता ही आता। अभी इसके बाद हम एक वीडियो डालेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है पूरा 2021, 2020, 2019 और 2018। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जो प्रत्येक वर्ष निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले उसी को तैयार किया जाता है। चौथा, जो कि लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, संविधान के उद्देश्य का संविधान के आधारभूत लक्षण एवं मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है, स्पष्ट कीजिए। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इलुसिडेट। यह लक्ष्मीकांत अगर हम पढ़े हुए हैं तो निश्चित रूप से लिख सकते हैं, और हिंदी मीडियम में भी लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, या जो वाणी का क्वेश्चन वाणी होता है उससे भी हम लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, भारत में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। सिक्स क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रभाव और भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इंपैक्ट एंड रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द पार्लियामेंट्री कमिटीज इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से निश्चित रूप से हो जाएंगे। आठवां क्वेश्चन है जो कि आईआर से रिलेटेड है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम के प्रमुख विषय के बारे में टिप्पणी कीजिए। कमेंट अपॉन द मेन थीम ऑफ द G20 समिट हेल्ड इन 2021। तो ऐसे जो सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे COP26 हुआ, G20 सम्मेलन हुआ, क्वाड हुआ, या 2+2 हुआ, तो ये जितने हो रहे हैं, इस समय ऑकुस आया है, तो इस तरह के जितने सम्मेलन हैं उसके थीम्स हमें निश्चित रूप से तैयार होने चाहिए। क्या क्या वहाँ पे बातें आई हैं, क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर हम न्यूज़पेपर और खास करके अगर एडिटोरियल पढ़ें तो ये हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर और करंट अफेयर से क्वेश्चन हमारा हो सकता है। और 8 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर कम से कम हमें सिर्फ 10 पॉइंट चाहिए। 10 पॉइंट अगर हम लिख देंगे तो हमें 8 में से कम 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। भारत एवं नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारकों की भूमिका का विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ चाइनीज फैक्टर बिहाइंड स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। यह भी निश्चित रूप से आना था, क्योंकि इसमें भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं, कैसे, ये इंटरव्यू में भी पूछा गया था अभी पिछली बार। और चीन के साथ हमारा जो रिलेशन इस समय गड़बड़ चल रहा है, तो क्या है, इसको हमें रिलेट करके लिखना होगा। ये भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से या रेगुलर न्यूज़पेपर में आता रहता है, ये हम कर सकते हैं करंट अफेयर से। अगर न्यूज़पेपर न पढ़े तो अगर हम विजन का मैगजीन या दृष्टि का मैगजीन मंथली पढ़ते रहें तो भी इन सारे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से। उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश? यह यूपी स्पेशल का पार्टी का क्वेश्चन है। यह भी करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर से हम कर सकते हैं। सेक्शन बी जो कि 200 मार्क्स में है, इन्हें हमें 10 से 11 मिनट में निश्चित रूप से कर लेना है, और 10 मिनट से ज़्यादा तो नहीं ही लगना चाहिए। एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका का भारत के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेटिक सेटअप विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, और ये भी सिलेबस में यही टॉपिक दिया हुआ है।
12 क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन व कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एनालाइज इट्स लिमिटेशन। सीवीसी, सीबीआई, ईडी, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें तैयार कर लेने चाहिए, चाहे इसका गठन हो, इसका कार्य हो और इसकी सफलता या असफलता। क्योंकि इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कहा जा रहा है जाने अनजाने में कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है अपने तरह से लोगों को दबाव में लाने के लिए। तो अब ऐसी बात है, इसको हमें हमारा व्यू पूछा जाएगा, तो इसको हमें इन तीनों चारों चीज़ों को हमें याद रखना जरूरी है। इस इलेक्शन कमीशन हो गया, सीबीसी हो गया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग से और एसडीजी से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये एक स्कीम है जो कि हम करंट अफेयर्स से कर सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवारों की गरीबी कम करने का अधिकार देता है, टिप्पणी करें। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एम्पावर रूरल पुअर टू एलिवेट पॉवर्टी, कमेंट ऑन इट। अब ये क्वेश्चन बेसिक पॉवर्टी से है, पॉवर्टी से रिलेटेड जितने स्कीम है हमें कम से कम 5 स्कीम, हंगर से रिलेटेड 5 स्कीम, हेल्थ से रिलेटेड 5 स्कीम हमें याद रखने होंगे। और जहां भी हमें उत्तर लिखना हो वहां पे हम उस स्कीम को कोट कर सकते हैं, उस पॉवर्टी से रिलेटेड डाटा को कोट कर सकते हैं। तो स्कीम तो हमें निश्चित रूप से तैयार करने ही होंगे और उससे रिलेटेड हमें फैक्ट भी याद रखने होंगे। तो ये हम करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर या फिर किसी मैगजीन से कर सकते हैं। 14वां, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, स्पष्ट कीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट इट्स सोल इज यूनिटरी, इल्यूसिडेट इट। यह लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, जो हमारा संविधान का लक्षण है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन हुआ है। 15th, उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। डिस्कस द मेन मेथड बाय व्हिच पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, यानी जो 75(3) है कि जो कार्यपालिका होती है वह संसद के यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो ये इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें हमें याद रखना हो चाहिए, यानी अनुच्छेद जो है उसे याद रखना चाहिए और ये सारी चीजें हम लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित करने वाली समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। इन समस्याओं का सामना करने में 73वां संवैधानिक संशोधन कितना सफल रहा है। एनालाइज द प्रॉब्लम दैट हैव रेस्ट्रिक्टेड द सक्सेस ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। हाउ फार हैज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बीन सक्सेसफुल इन कंटरिंग दीज प्रॉब्लम्स। और पंचायती राज से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है अल्टरनेट ईयर में। सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ द सीएजी इन इंडिया एज द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी। सीएजी और एजी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमें याद कर लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट याद कर लेना चाहिए, हाई कोर्ट, और इस समय सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 18th क्वेश्चन है, आर्कटिक परिषद की संरचना एवं कार्यकरण पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द आर्कटिक काउंसिल। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और दृष्टि जो मैगजीन है, विजन मैगजीन, दोनों में इसका आर्टिकल दिया हुआ है। अफगानिस्तान में भारत के सॉफ्ट पावर राजनय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। इवेलुएट द रीजन ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन अफगानिस्तान। यह अफगानिस्तान से जब अमेरिकन सेना निकली है तो उस समय भारत का जो और तालिबान का जब कंट्रोल आया है तो भारत जिस सॉफ्ट तरह से रिएक्ट किया है उसको हमें इवेल्युएट करना कि ये सही था या गलत था। अब्राहम समझौता पश्चिमी एशिया की राजनीति में एक नई शुरुआत है, व्याख्या कीजिए। अब्राहम एकॉर्ड आर द न्यू बिगिनिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ द वेस्ट एशिया, एक्सप्लेन। ये भी हम निश्चित रूप से करंट अफेयर्स के साथ कर सकते हैं। और कोई मैगजीन अगर हम पढ़ें, अगर हम न्यूज़पेपर न भी पढ़ें तो मैगजीन अगर हम पढ़ते हैं, चाहे विजन हो या दृष्टि, कोई एक मैगजीन अगर हम पकड़ लें तो निश्चित रूप से उसको कर सकते हैं। पेपर 3rd देख लेते हैं। यहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्शन सेम है, 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का है, 2 सेक्शन में ए और बी, 10 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से। सेक्शन ए में 125 वर्ड्स के और सेक्शन बी में 200 वर्ड्स के, जो 8 और 12 नंबर के होते हैं। पहला, यह भी एक स्कीम है। पेपर 3rd टोटल करंट अफेयर बेस होता है। अगर किसी का करंट अफेयर्स बहुत साउंड है तो पेपर 3rd में वो अच्छा मार्क्स पाने का हकदार है और वो पाएगा ही पाएगा। और इसके लिए जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे इसके पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा कि हमने एनालाइज किया हुआ है, उनको देख के प्रत्येक टॉपिक पे कम से कम 5 स्कीम हमें याद कर लेना है। जैसे हंगर से, पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, डिजिटल इंडिया से, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, कृषि से रिलेटेड, जो 5-5 स्कीम हम याद कर लें। और कम से कम इससे हर
टॉपिक से रिलेटेड 10-10 डाटा अगर हम याद कर लें और लगभग हर क्वेश्चन में जो उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसे कोड और डाटा को अगर हम लिखते जाएं तो लगभग हर क्वेश्चन में हम बाकी लोगों से 1 मार्क्स ज़्यादा पा जाएंगे। तो इस तरह देखते हैं भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंडिया। इससे पहले जो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया पूछा हुआ है तो स्कीम तो हमें निश्चित रूप से तैयार हमारा होना चाहिए और एक स्कीम इससे पहले मनरेगा पूछा हुआ है पेपर सेकंड में और यहाँ पे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पूछा हुआ है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो सकता है और यह मैगजीन और करंट अफेयर से हो सकता है। भारत के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन यानी एलपीजी से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। उसका इम्पैक्ट चाहे सोसाइटी पे पूछे, चाहे रोजगार पे पूछे, चाहे गरीबी पे पूछे, निश्चित रूप से आता ही आता है। और ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर अगर हम बेसिक नहीं पढ़े हुए हैं तो अगर हम किसी एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेशन भी दिया होता है, सारी चीज़ हम लिख सकते हैं और निश्चित रूप से अच्छा नंबर पा जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है समावेशी विकास की रणनीति किस प्रकार समावेशी एवं धारणीयता के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने का प्रयोजन रखती है, समझाइए। हाउ डज द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इंटेंड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर, एक्सप्लेन। यह इकोनॉमी का क्वेश्चन है। सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या है, इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, डिस्कस द रिलेवेंसेस ऑफ डिफरेंट एजेंडा एसोसिएटेड विद इट। ये जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष चाहे एसडीजी से या नीति आयोग से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो यह 2 टॉपिक अगर कोई तैयार कर लेता है तो यह तय है कि उसके 8 मार्क्स कहीं जाने नहीं है और यह 1 घंटे का है। 1 घंटे नहीं 3 घंटे अगर आप निकालें तो 3 घंटे में आप नीति आयोग और एसडीजी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं, इससे रिलेटेड हमें 10-10 पॉइंट ही या 15-15 पॉइंट ही लिखने हैं क्योंकि उसे याद भी रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसको हमें रिवाइज करना जरूरी है। कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। व्हाट इज टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर, स्टेट इट्स यूजफुलनेस। तो कृषि से टेक्नोलॉजी मिशन, इससे पहले कृषि से क्वेश्चन पेपर 2 में भी पूछा हुआ, पेपर फर्स्ट में पूछा हुआ है जो इरिगेशन से रिलेटेड है। 6 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं हैं, इन बाधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। What are the constraints in the development of the infrastructure project in Uttar Pradesh? Explain the step taken by the state government to remove the constraints. यह क्वेश्चन इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। तो अब ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आया हुआ है, इसको हम यूनियन यानी भारत से भी रिलेटेड देख सकते हैं। अगर बिहार का क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो बिहार से भी रिलेटेड इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं और लिख के हमें तैयार ही होना चाहिए। 3 क्वेश्चन इसका, एक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सेम क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन भारत से रिलेटेड और एक क्वेश्चन अगर हम बिहार दे रहे हैं, उत्तराखंड दे रहे हैं तो इसे क्वेश्चन हम एक मॉडल आंसर हम बना सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, सिर्फ हमें डाटा ही चेंज करना होगा। यूपी स्पेशल का अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। जैसे खाद्यान्न हुआ, गेहूं हुआ, इन सब में यूपी पहले स्थान पे है उत्पादन में। उत्तर प्रदेश हैज द प्रोमिनेंट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड क्रॉप्स इन द कंट्री, एवेलुएट द स्टेटमेंट। 8वां, आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे आ रहा है, 18 में आया था, 19 में नहीं आया, फिर 20 में नहीं आया, 21 में आया हुआ, तो कभी 8 नंबर में या कभी 12 नंबर में आता ही आता है। 9th क्वेश्चन है, विद्रोह या विप्लव से क्या तात्पर्य है, व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मेंट बाय इंसर्जेंसी। यह इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है और इंटरनल सिक्योरिटी से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड लाइज। ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। सेक्शन बी जो कि हमें 200 मार्क्स में लिखने होते हैं और 12 नंबर का क्वेश्चन होता है। कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय नीति क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। व्हाट इज नेशनल पॉलिसी इन इंडिया रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से निश्चित रूप से हो सकता है। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में बताइए, आप अपने को साइबर अपराधों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ साइबर क्राइम, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम। यही सेम क्वेश्चन हम टेररिज्म से रिलेटेड ले सकते हैं
साइबर क्राइम से है ही। तो इस तरह जितने क्राइम हैं और सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब पे हम एक मॉडल आंसर, यानी जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड हम एक मॉडल आंसर बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 13th क्वेश्चन, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता एवं मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर है? तार्किक तर्कों के साथ विवेचना कीजिए। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स कैन सक्सेस ऑफ द स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड द रेडिकल लेबर रिफॉर्म डिस्कस विद द लॉजिकल आर्गुमेंट? इसमें 3 क्वेश्चन है या 3 स्कीम्स पूछा हुआ है। एक तरह मेक इन इंडिया स्कीम के बारे में बेहतर जानना होगा, स्किल डेवलपमेंट जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम है जो 2015 से चल रहा है इसके बारे में हमें जानना होगा, और जो इसमें लेबर रिफॉर्म चल रहे हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। इसी बेसिस पे हम इसका उत्तर लिख पाएंगे। 14th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 2021-22 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस इन द 2021-22 बजट ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द स्टेट। यह यूपी स्पेशल और खास करके यूपी बजट से, इसलिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। हम वहाँ पे स्कीम भी जान सकते हैं क्योंकि स्कीम से निश्चित रूप से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो पहले स्कीम आए हुए हैं, जो अब हो रहे हैं चेंजेस, उसको रिलेट करके। तो बजट अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। फिर बेरोजगारी से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन है। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या हैं? भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे बेरोजगारी से रिलेटेड जो हटाने हैं उसको, जो स्कीम वगैरह दिए गए हैं उसको हम लिख सकते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट? एग्जामिन द वेरियस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब हमें सबसे पहले एनसीईआरटी से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें जान लेना है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन 2 लाइन का, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप कितने होते हैं, उनको हटा कैसे सकते हैं, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ। सिर्फ हमें डाटा करंट अफेयर से लेना है, वो हम कर सकते हैं। अगला यूपी स्पेशल, यह बेरोजगारी यूपी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, भारत से भी रिलेटेड आ सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए तथा इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश एंड आल्सो हाईलाइट इट्स वेरियस चैलेंजेस। तो यह भी क्वेश्चन है यूपी स्पेशल, यहाँ के उद्योगों के बारे में पूछा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के प्रभावों की चर्चा कीजिए। इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती की प्रवृत्तियों से निपटने हेतु बजटीय रणनीति की समीक्षा कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड रिव्यू द बजटरी स्ट्रेटजी फॉर द कॉम्बैटिंग द रिसेशनरी ट्रेंड्स इन इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अभी इकोनॉमी, अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी में रिसेशन आया है, 7.5% का डिप हुआ है हमारे जीडीपी में। तो इससे रिलेटेड, ये कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा इसी से हुआ। अब ये क्वेश्चन को भारतीय अर्थव्यवस्था पूछा हुआ है तो हमें इसको यूपी की अर्थव्यवस्था पर यही सेम क्वेश्चन लिखना है, बिहार की अर्थव्यवस्था पर यही सेम क्वेश्चन लिखना है, और बजट अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमें करना। आतंकवाद और भ्रष्टाचार किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं, समीक्षा कीजिए। टेररिज्म एंड करप्शन हिंडर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ एनी नेशन, क्रिटिकली एग्जामिन। यह भी सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन, नागरिक सुरक्षा के प्रकार एवं कार्यों का विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश में यह कितने प्रभावी हैं, उल्लेख कीजिए। डिस्कस द काइंड एंड फंक्शंस ऑफ द सिविल डिफेंस, हाउ मच इट इज इफेक्टिव इन उत्तर प्रदेश, एक्सप्लेन। यह उत्तर प्रदेश से पूछा हुआ यूपी स्पेशल, और हमें तैयार करना है भारत से भी रिलेटेड, यानी इंडिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तो हमें तैयार करना ही करना है। साइबर डोम परियोजना क्या है? भारत में इंटरनेट अपराध रोकने में कैसे उपयोगी है, व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब अबाउट द साइबर डोम, एक्सप्लेन हाउ कैन बी यूजफुल इन द कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम इन इंडिया। तो ये करंट अफेयर से हो जाएगा। तो हम देखते हैं जो पेपर 3rd है, यह बेसिकली अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें और करंट अफेयर्स पढ़ें, करंट अफेयर्स इन द मीन्स कि हमें बजट पढ़ लेने हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेने हैं, और जो एडिटोरियल आ रहे हैं, करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो स्कीम्स हैं उनको बेहतर ढंग से अगर हम पढ़ लें तो पेपर 3rd हम बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ डाटा चाहिए और जो स्कीम्स है वो हम याद कर लें तो हम बहुत अच्छी तरह से कर लें। अब तीसरा पेपर देख चुके हैं हम, अब देखते हैं 4th पेपर जो कि इथिक्स का आता है। इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शन, 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का है, कुल 20 क्वेश्चन। सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन 8 नंबर का 125 वर्ड्स में, सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन 12 नंबर का जो 200 वर्ड्स में लिखना है, हिंदी या इंग्लिश किसी में लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन ए। पहला, क्या वैयक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है?
Does individual morality have the bearing effect on a decision of the public life? क्वेश्चन 2, महात्मा गांधी के मत के अनुसार वे कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो एक आदर्श मानव नैतिक व्यवहार हेतु उत्तरदायी होते हैं? विवेचना कीजिए। What are the essential virtues which are responsible for an ideal human ethical behavior according to the Mahatma Gandhi? Discuss. थर्ड क्वेश्चन, भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासन की अक्षमता एवं राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करने का कारण है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय बताइए। करप्शन causes misuse of the government treasury, administrative inefficiency and the obstructions in the national development. Give suggestions for prevention of corruption in the public life in context of the statement given. फोर्थ क्वेश्चन, लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का निरूपण कीजिए। नैतिक शासन और लोक जीवन में सत्यनिष्ठा। Describe the relevance of following in the context of the civil services. A, ethical governance. B, probity in the public life. यानी जितने सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं एक एक उनको अगर तैयार कर लिया जाए तो उसी पे एक एक क्वेश्चन आते हैं। जैसे इथिकल गवर्नेंस है, प्रॉबिटी है, या करप्शन है, इन सब पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और फिफ्थ जो है वह एक केस स्टडी है। दुग्ध व्यवसायियों के संगठन के द्वारा एक शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक पुलिसकर्मियों को निर्देशित करते हैं कि संगठन को किसी प्रकार की हिंसा न करने दें। पुनः वे कहते हैं कि यदि आवश्यकता हो तो उन्हें पाठ पढ़ा दें। एक तैनात पुलिसकर्मी धरना देने वाले एक व्यक्ति से बहस करता है और पिटाई कर देता है। कारण पूछे जाने पर वह कहता है कि पुलिस अधीक्षक ने पाठ पढ़ाने के लिए कहा था। उपयुक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक तथा पुलिसकर्मी के नैतिक आचरण पर टिप्पणी लिखिए। A peaceful protest was being carried out by the group of milk trader. The superintendent of the police instructed the police officers to prevent the group from the committing any type of the violence. He, however, tell them to teach them a lesson. If situation warrants, a police official on the duty indulged into an argument when the protester and they beat him up. When inquired about his action, he said that he was told to teach them a lesson by the superintendent of the police. Give your comment on the ethical behavior of the both superintendent of police and the police official in the light of the above mentioned incident. इस केस स्टडी पे हमें अपना व्यू देना है कि इथिकल बिहेवियर कैसा था एसपी का और पुलिस ऑफिसियल का। कि टीच द लेसन का मतलब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था और पुलिस ऑफिसियल ने किस कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा और क्या उन्होंने वही कहा था जो उसने समझा था। तो दोनों का इथिकल बिहेवियर अलग है, हो सकता है हमारे उसे मिलता हो या फिर नहीं मिलता हो। 6 है, मनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संबंधों में विवेचना कीजिए। डिफाइन एटीट्यूड इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ये भी सिलेबस का टॉपिक है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों को हमें डिफाइन करना है और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना है। 7th, सहानुभूति को परिभाषित कीजिए और कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिफाइन एम्पैथी एंड डिस्कस द रोल ऑफ एम्पैथी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द वीकर सेक्शन। यहाँ पे हमें एम्पैथी बताना है, एम्पैथी क्या होता है, रोल क्या होता है एम्पैथी का, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ एग्जाम्पल कोई ना कोई हमें देना होगा जो करंट न्यूज़पेपर में चलते रहते हैं या पहले के हैं, उसका एग्जाम्पल हमें एम्पैथी का देना होगा। 8वां क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्यप्रणालियों में बहुत आवश्यक है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस। थ्रो लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट। 9th क्वेश्चन, लोक सेवकों के अंदर सहनशीलता तथा करुणा को कैसे पोषित किया जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। हाउ कैन टॉलरेंस एंड कंपैशन be fostered among the civil servants? Give your opinion. 10th क्वेश्चन, यहाँ पे 2 डिफरेंस लिखने हैं, वस्तुनिष्ठा एवं निष्ठा में, आवृत्ति की संरचना एवं प्रकारों में। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड डेडिकेशन। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द एटीट्यूड। आप सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पे 10 क्वेश्चन में से एक आया हुआ केस स्टडी और 8 थियरी के पार्ट, 9 थियरी के पार्ट है। सेक्शन बी में जो 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हैं, 200 वर्ड्स में एक हमें लिखना होगा। भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या हैं, आधुनिक मूल्यों से इनकी भिन्नता
क्या है, व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द ट्रेडिशनल वैल्यू इन इंडियन सोसाइटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द मॉडर्न वैल्यू, एक्सप्लेन। निजी क्षेत्र की नैतिक विकृतियां क्या हैं, नैतिक जीवन के 3 विकल्पों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द एथिकल perversion of the private sector, describe 3 options of the ethical life। वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए क्या कार्य संस्कृति में बदलाव आवश्यक है, तर्क सहित उत्तर दिए। इज चेंज इन वर्क कल्चर नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस डिलीवरी इन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, आंसर विद द आर्गुमेंट। क्या लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है, लोक प्रशासन पर संभावित न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। इज जुडिशियल कंट्रोल नेसेसरी in public administration, explain the various possible form of the judicial control over the public administration। अब ये एक केस स्टडी है। राममूर्ति एक सरकारी कर्मचारी है तथा अपने वृद्ध माता पिता के साथ इंदौर में रहते हैं। एक दिन भ्रमण के दौरान 11 वर्ष के एक अनाथ बालक से उनकी मुलाकात हो जाती है। वह दयनीय स्थिति में एक बेघर बालक था जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राममूर्ति उस बालक को अपने घर ले आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं यदि वह राममूर्ति के वृद्ध माता पिता की देखभाल करेगा तो वे उसकी आवश्यकता अनुसार दैनिक मजदूरी देंगे तथा शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। नैतिक दृष्टिकोण में राममूर्ति के आचरण का मूल्यांकन कीजिए। राममूर्ति is a government servant and live with his old age parent in Indore. One day during a field visit he meet a 11-year-old orphan boy। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि 11 साल का ये बच्चा है और 14 साल से कम के बच्चे को हम कहीं ड्यूटी पे नहीं रख सकते हैं, ये आर्टिकल 24 कहता है। इसी पे क्वेश्चन बनाया गया है। He was in the miserable condition and the homeless with no one to take care of him. Ramurthy bring the boy to home and propose him that if he take care of his aged parent, he will give him daily wages according to his need and will arrange his education too। Evaluate Ramurthy is conduct from the ethical perspective। इसको हमें देखना है कि जो उन्होंने किया है क्या वो सही था एथिकल पर्सपेक्टिव से, या वो एजुकेशन की भी व्यवस्था उसकी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मजदूरी की बात आती है तो क्या यहाँ प्रिवेल करता है, मजदूरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा या इसकी शिक्षा व्यवस्था, या उसको एक घर मिल जाता है उसको केयर करने के लिए, तो एक परिवार भी मिलता है और केयर करने के लिए मिलता है, लेकिन ये मजदूरी की बात करता है। तो यहाँ पे क्या एथिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है, इसको हमें लिखना होगा। मानव के नैतिक एवं राजनैतिक अभिवृत्ति से क्या समझते हैं आप, इन्हें वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे। What do you understand by moral and political attitude of the human? How will you justify these in present political scenario? 17th क्वेश्चन, लिंग संबंधी नकारात्मक अवृत्ति के मूल कारणों की विवेचना कीजिए, यह इतनी दृढ़ क्यों है। Discuss the root cause of the gender related negative attitude, why is it so rigid। 18th, सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। Discuss the factor which influence the formation of individual attitude towards social problem with the help of suitable example। 19th, आज लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा समय की मांग है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। Today objectivity and the dedication is the need of the hour in civil services, justify the statement। 20th और लास्ट क्वेश्चन, यह एक केस स्टडी है। तीसरा केस स्टडी, राजीव एक प्रवासी श्रमिक था। एक दिन जब वह साइकिल से रोड पर जा रहा था तो एक कार ने उसकी साइकिल को धक्का मार दिया। राजीव ने कार चालक को कार से बाहर खींच कर निकाला था, उसे गालियां देने लगा। कार चालक ने एक छुरा निकाला, छुरे से उस पर 3-4 बार वार कर दिया, घोंप करके वहां से भाग गया। तमाशबीनों ने राजीव को अस्पताल पहुंचाने में देर करने तथा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण इसकी मृत्यु हो गई। यदि राजीव के स्थान पर आप होते तो कार चालक से इस गैर जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति आप क्या करते। इस प्रकार की सड़क दुर्घटना तथा दुर्घटना पीड़ित के लोग बहुधा उदासीन या निष्क्रिय अवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसके कारणों की विवेचना कीजिए, इसके निवारण हेतु उपाय सुझाइए। राजीव वाज a migrant labor. One day when he was going on the road by his bicycle, a car pushed his bicycle. Rajiv dragged the driver out. The car began abusing him. The driver took out the knife and after stabbing him 3-4 times, he fled away from the spot। Onlookers delayed rushed Rajiv to hospital and due to the excessive bleeding, he died। If you were in the place of the Rajiv, what would you have done for the driver? Irresponsible driving, often the people so indifferent or the passive attitude toward the such road accidents and the accident victim। Discuss its cause and suggest the remedies। यहाँ पे जो एक्ट है दोनों का, एक तो जो कार ड्राइवर था और एक जो राजीव था,
जो उसने वो सीधे जाके उससे लड़ गया, ये भी गलत था। तो इस बेसिस पे हमें अपना व्यू देना है कि क्या सही था क्या गलत था। तो इस तरह से हमने 2021 यूपी पीसीएस मेंस के क्वेश्चन पेपर को देखा, जो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड था, और इसको हमने एनालाइज भी किया, और इसके बाद के में हम इसको एनालाइज भी करेंगे। तो एनालिसिस का एक वीडियो और होगा जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।